प्रॉपर्टी लेना हमारे इंडियंस के लिए एक इमोशनल डिसीजन है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यहाँ पे लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद लेता। अगर इतने पैसे होते तो मैं खुद का ऑफिस ले लेता। अगर मेरे पास पैसे भी है लेकिन थोड़े पैसे कम गिर रहे, अदरवाइज मैं सी फेसिंग अपार्टमेंट ले लेता। और थोड़े पैसे होते तो मैं बीकेसी में ऑफिस ले लेता। उससे ज्यादा होते तो मैं गुड़गांव में अच्छा खासा एक बड़ा ऑफिस ले लेता। ये ख्याल दिमाग में हमेशा आते रहेंगे। अगर इतने बड़े प्रॉपर्टीज में अपनी इन्वेस्ट भी कर लिया तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टेंशन, रजिस्टर एंड स्टैम्प ड्यूटी का टेंशन, बिल्स का टेंशन, तो ये सब कुछ खड़ा हो जाता है। लेकिन एक कम से कम अमाउंट में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, तो आज के दिन हम लोग वही देखने वाले हैं REIT के थ्रू, यानी कि क्या, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बॉस ये क्या होता है इन डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। अगर आपने अभी तक फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपको पहले पता चले। तो REIT क्या होता है, एक हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। आप और हम जैसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का इंटेंशन क्या होता है, हम लोग कोई कंपनी तो बाय नहीं कर सकते ना, हम लोग किसी कंपनी में पूरा का पूरा स्टेक बाय करने जाते हैं। इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, जिसके चलते छोटे अमाउंट में हमें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। कम रिस्क में मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो वैसे ही रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने भी क्या होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक साथ आके एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, जिसके चलते म्यूचुअल फंड जैसे मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अभी आप पूछोगे कि इसका ज्यादा करके फोकस कहाँ पे रहता है, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा फोकस रहता है। 80 to 85% इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में होती है, यानी कि क्या, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग्स, वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। एंड बाकी बची कुची जो है बड़े बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो अभी आपको बेनिफिट्स क्या मिल सकता है, तो जैसे म्यूचुअल फंड का एक NAV निकल के आता है, वैसे ही REIT का एक शेयर प्राइस आप कंसिडर करके चल सकते हो, या फिर NAV आप कंसिडर कर सकते हो, जो हर दिन फ्लक्चुएट होते रहता है। एंड उसमें उतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आता है जितना स्टॉक मार्केट में होता है, क्योंकि बॉस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया है कि पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके चलते आपको एक NAV मिल जाता है। कम से कम अमाउंट में इवन 300-400 के साथ भी उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो भी प्रॉपर्टी बाय की हुई है तो उसका जो रेंट मिलेगा वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में हर महीने या फिर एवरी क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली आपके अकाउंट में आता जाएगा। सेकेंड चीज क्या है, जितना प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता है वो एप्रिसिएशन के चलते आपका जो NAV है वो हमेशा बढ़ते जाता है। एंड जब भी आपको चाहे वो सेल कर सकते हो एट हायर प्राइस। तो वो कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, यानी कि REIT के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, वो हम लोग एंड में देखेंगे ही। लेकिन अभी पहले हम लोग एडवांटेजेस क्या है REIT में इन्वेस्ट करने के कंपेयर टू एक्चुअल बाइंग दी प्रॉपर्टीज, कंपेयर टू कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट्स REIT में कैसे ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअल बाइंग से REIT में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेटर है। आपका हमेशा एक ख्वाब रहा होगा, ख्वाहिशें रही होगी कि मुझे लग्जरियस अपार्टमेंट में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो उसके चलते अगर आप बड़े बड़े ऑफिसेज या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, तो यस, आप REIT के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आप 10,000, 50,000, इवन लैक्स ऑफ रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एक्चुअली प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो 1.5-2 करोड़ मिनिमम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। अगर आप ऑफिस स्पेसेस भी देख रहे हो तो यस, 40-50 करोड़ ऑफ रुपीज आपके हाथ में चाहिए, तभी आप जाके एक्चुअल में वो ओन करते हो। अब भी इसका क्या मतलब है, तो यस, अगर आपके पास REIT है तो आप काइंड ऑफ ओनर ही हो वो प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन सम पॉइंट ऑफ और इन परसेंटेज टर्म आप ओनर हो। सेकेंड बेनिफिट क्या है, आपको कभी कभी लगता होगा कि यस, मेरा ये स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, मुझे बेंगलोर में भी फ्लैट चाहिए था, मुझे दिल्ली में भी ऑफिस चाहिए था, मुझे मुंबई में भी चाहिए था। तो जो ये डाइवर्सिफिकेशन है ओवरऑल इंडिया में,
तो ये REIT के चलते जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर कभी दिल्ली में मेट्रो आ रही है तो ये वहां के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, तो खुद इन्वेस्टिगेशन करने से अच्छा या फिर रिसर्च करने से अच्छा पूरी की पूरी जो ट्रस्ट है वो आपके लिए काम आ जाएगी। वो लोग आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बताएंगे कि यस यहाँ पे प्रोजेक्ट में प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। या फिर मुंबई जैसे सिटी में कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, मेट्रो आने वाली है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो उसके चलते या फिर नया एयरपोर्ट आने वाला है, तो वो सभी न्यूज जो है या फिर रिसर्च जो है ट्रस्ट बैठ के उनका काम ही वही रहेगा और जिसका सम काइंड ऑफ परसेंटेज वो चार्ज भी करेंगे। किसमें से? तो जो रेंट आ रहा है उसमें से 5 to 10% ट्रस्ट चार्ज करेगी खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो सेकंड बेनिफिट भी आपको पता चल गया कि यस डाइवर्सिफिकेशन जो है ओवरऑल इंडिया में एक छोटी अमाउंट के साथ आप अच्छा खासा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ना आपको टैक्स का टेंशन रहेगा, ना आपको मेंटेनेंस का टेंशन रहेगा, ना आपको स्टैंप ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन का टेंशन रहेगा, ना ब्रोकर का टेंशन रहेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो ये सभी चीजें आपके पीछे लग जाएंगी। कहाँ पे मैं ढूंढूं, खुद को रिसर्च करना पड़ेगा या फिर खुद को हर एक जगह पे जाके देखना पड़ेगा कि यस यहाँ पे प्राइजेस बढ़ेंगे या नहीं। बड़े बड़े टाइप्स होने चाहिए, आपके बिल्डर्स के साथ टाइप्स होने चाहिए जो कि ट्रस्ट अच्छी खासी लेवल पे कर देती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट से कंपेयर करना, लेकिन अगर आप FD से कंपेयर कर रहे हो तो यस कहाँ ना कहाँ पे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अभी आप पूछोगे कि इससे अच्छा मैं तो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन बॉस उससे भी मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि आपके बेनिफिट्स REIT में कैसे है। रियल एस्टेट कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने जितने भी देखे होंगे उनका ज्यादा फोकस तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की तरफ होता है एंड वो हमेशा सिंगल प्रोजेक्ट के पीछे पड़े होंगे। एंड जब भी रेसिडेंशियल की बात आती है तो वहां पे रेंट बोलो या फिर प्रॉपर्टी से जो रिटर्न्स आने वाले हैं बहुत कम लेवल पे आते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आप REIT देखोगे तो क्या होता है 80% से 85% की इन्वेस्टमेंट जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स भी बड़े बड़े होते हैं, वहां पे एक्चुअल में बिजनेस रन होता है, रेंट के कुछ प्रॉब्लम नहीं आते हैं, एक ही बड़ी प्रॉपर्टी अच्छी खासी रेंट मिल जाती है। जब भी आप सेल करने जाओगे यानी कि REIT जब भी सेल करने जाएंगे तब भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन अमाउंट भी मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमेशा रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है वो खुद के बेनिफिट के लिए पहले सोचेंगे, क्योंकि वहां पे प्रमोटर्स है। जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्क्रैच से डेवलप होते हैं, यानी कि लैंड लेने से स्टार्ट होता है। तो यस पहले उनके पूरे की पूरे बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखोगे जो REIT है वो रेडी प्रोजेक्ट्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट करती है। तो खुदा ना खास्ता कभी ये हो जाए कि जो भी अपने कंपनी का स्टॉक लिया है रियल एस्टेट कंपनी का, क्योंकि वो रिजर्व सेक्टर है तो वहां पे बैन ला के खड़ा कर दिया, तो इसके चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो भी आपको पैसा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मिलने वाला है वो REIT के चलते रेंट से पैसा आने वाला है। एंड सेकंड जो है एप्रिसिएशन अमाउंट आने वाला है। एंड आपको पता है कि जहां पे भी प्रॉपर्टी ली है अच्छा खासा रिसर्च करके लिए होगी एंड यस उसका हमेशा आपको रिटर्न्स मिलेगा। क्यों? तो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो यस फेसबुक, गूगल या फिर वीवर्क जैसे आपने कंपनीज देखे होंगे तो वहां पे उनके ऑफिसेस है एंड ये ट्रस्ट के उनके साथ टाइप्स भी है, जिसके चलते बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आते। एंड इसी वजह से आपको एक एश्योरिटी रहेगी कि यस हमेशा रेंट मिलता रहेगा एंड जिसके चलते मुझे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो पैसा हमेशा मिलता रहेगा। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी से कंपेयर किया तो यस जो भी प्रॉफिट आने वाला है वो ओनर्स के हाथ में है, जिनके पास बड़ा स्टेक है उनके हाथ में है कि यस मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में ये सब कुछ पैसा डाल देता हूँ, या फिर अगर प्रोजेक्ट भी बंद हो गया तो जो भी पैसा है रिजर्व का वो कहाँ पे तो नए इन्वेस्टमेंट में वो लोग लगा देंगे, लेकिन आपको एश्योरिटी नहीं रहेगा कि यस ये पैसा मुझे मिलेगा ही करके। यहाँ
यहाँ तक आपको बेनिफिट्स तो पता चल गए, तो आगे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, फिर वो म्यूचुअल फंड का होने दो या फिर किसी स्टॉक का होने दो, वैसे ही आप REIT, जितने भी REITs है उसका फंडामेंटल एनालिसिस डेफिनेटली कर सकते हो। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इतने सारे REITs फिलहाल के लिए अवेलेबल है, जिसका करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो, PE रेशियो देख सकते हो, मार्केट कैप देख सकते हो, प्रॉफिट आप देख सकते हो। तो ये सभी चीजें अगर आप देखोगे माइंडस्पेस, तो हर एक किसी ने सुना होगा कि मुंबई या फिर नवी मुंबई में बड़े बड़े माइंडस्पेस के प्रोजेक्ट्स है, यानी एम्बेसी REIT के जितने भी ऑफिसेस है, तो वीवर्क आपने देखा होगा। तो ये सभी जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है वो रेंट पे लेते हैं फ्रॉम एम्बेसी REIT। तो वैसे ही नेक्सस सिलेक्ट है, ब्रुकफील्ड इंडिया है, तो आप देख सकते हो उसका चार्ट भी अवेलेबल है, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे तो वो भी अवेलेबल है। तीन चीजें यहाँ पे देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है, जितने भी ऑफिसेस रेंट पे दिए हैं उसका, यानी कि अगर आपने 100 ऑफिसेस खरीदे हैं, पर्टिकुलर REIT के पास 100 ऑफिसेस है, तो उसमें सिर्फ 50 वर्किंग है, यानी कि 50 ऑफिस से रेंट आ रहा है, तो बाकी के 50 वैकेंट है। तो कोई मतलब नहीं है कि वो पर्टिकुलर REIT में इन्वेस्ट करोगे आप। सेकंड क्या है कि पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है या नहीं, वो देखना भी एक फंडामेंटल एनालिसिस है। एंड डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर्टिकुलर REIT के बारे में ये इंफॉर्मेशन जरूर ले लेना। एंड लास्ट जो है, आपके क्लाइंट्स कौन कौन है, यानी कि जो REIT है उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही एक बार हम लोग देखते हैं कि चार्ट्स कैसे दिखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि REIT के चार्ट्स सिमिलरली स्टॉक के जैसे ही रहेंगे। तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस काइट ऐप होने दो या फिर ग्रो ऐप होने दो, वहां पे भी कर सकते हो। इवन टेक्निकल चार्ट्स भी आप काइट पे बोलो या फिर ग्रो पे बोलो, डेफिनेटली देख सकते हो। REIT में आपको और इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे ETFs भी है, यानी कि फंड ऑफ फंड है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड की तरह आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ REIT में हो जाएगी। एंड अगर आप मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हो तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट स्टॉक SIP। स्टॉक SIP अगर आप कर रहे हो तो आपके हर महीने पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे और एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एंड कभी खुदा ना खास्ता अच्छा खासा रियल एस्टेट मार्केट नीचे आ गया तो उसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ स्टॉक SIP के थ्रू होते जाएगी, एंड जिसका बेनिफिट आपको आफ्टर ईयर्स डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक्स की तरह आपको बड़े बड़े मूवमेंट्स तो नहीं देखने मिलेंगे। अगर आप एक ईयर में भी देख रहे हो, एक सिंगल ईयर में आपको 8.79% रिटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप 3 इयर्स का कंपैरिजन करोगे तो 10% एनुअली रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, या फिर 5 इयर्स में आप देख सकते हो 27% आपको रिटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यही नहीं तो आप बाकी के भी जितने भी REITs है तो आप चेक कर सकते हो कि कितना रिटर्न मिला है। अभी एक 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं, अगेन 8.93% रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने, तो 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 9% के आसपास आपको रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। अगेन आप मुझे पूछोगे आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन कभी आपको अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो नीचे जब भी आएगा वो टाइम सही रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि यस, स्टॉक SIP ऑलवेज बेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब लाखों की इन्वेस्टमेंट हर महीने करते जाओगे, लेकिन 1000, 2000, 5000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप छोटे लेवल पे सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एंड जितने भी REITs है अगर वो लिस्ट हो रहे हैं मार्केट में तो वो सेबी रजिस्टर्ड ही रहेंगे। पहले आप देख लेना कि वेदर पर्टिकुलर REIT सेबी अप्रूव्ड और नॉट, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन REIT। सो आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स भी है जो कि ETF पे बेस रहेंगे, फंड ऑफ फंड है। तो इसका ईयरली रिटर्न भी आप देख सकते हो 11.20 का ईयरली रिटर्न दिया है। तो वैसे ही और एक जो फंड ऑफ फंड है कोटक का, जिसने आप देखोगे तो ईयरली रिटर्न जो है 9.72% के ईयरली रिटर्न्स दिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको नॉलेज मिल गया है REIT के बारे में। अगेन 2 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है लाखों की तो मार्केट डाउन होने तक वेट करना, अदरवाइज स्टॉक SIP बेस्ट रहेगा आपके लिए कि अगर आपको प्रॉपर्टी में
इन्वेस्ट करना है एंड आगे जाके 5 इयर्स के बाद या फिर 10 इयर्स के बाद एक्चुअल में आपको प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन अभी आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप REIT के थ्रू कर सकते हो। अगेन REIT से भी रजिस्टर्ड है या नहीं देख लेना। एंड वैसे ही आपको REIT में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो पहले आप पर्सनल फाइनेंस मेड इजी कोर्स में फ्री में जाके एनरोल करना, जो कि एक ब्लेंडेड कोर्स है वर्थ ऑफ 5000 रुपीज। एंड आगे जाके विद इन अ मंथ आप देखोगे तो इसके लिए आपको 5000 से ज्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे, जिसमें आप देखोगे कि मनी इज एवरीथिंग, सोर्सेस क्या क्या है पैसे कमाने के और कैसे मल्टीपल सोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल इकोसिस्टम, आपका बजट क्या होना चाहिए, आप टोटल कंट्रोल आपके फाइनेंसेस का कैसे ले सकते हो। यानी कि क्या होता है नॉर्मली कि आप देखोगे तो एंड ऑफ द मंथ कुछ भी नहीं बचता है, फिर रिश्तेदारों से दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तो एक एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप खुद का बजट आप खुद मैनेज कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको पाना है तो जो भी लोन आपके सर पे है तो कैसे आप पे ऑफ करोगे, बाइंग वर्सेस रेंटिंग का डिसीजन आप स्मार्टली कैसे ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज के डेट में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, पहले जाके पर्सनल फाइनेंस मेड इजी में एनरोल करना ताकि आपका पर्सनल फाइनेंसेस जो है वो स्मूथली चले। एंड अभी तक आपने फिल्टर्ड फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का वीडियो आपको पहले पता चले, एंड बेल बटन भी हिट करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते जाए। थैंक यू सो मच।